हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा आपका। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, दूसरा पार्ट होगा डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और करंट से जुड़े हुए कुछ वाहियात सी डेफिनेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए क्लास 10th वाला सब कुछ रिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। जब चार्ज रुका हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और करंट मीन्स टू फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, वही ये कुछ नया नहीं है, 10th वाला है सब। और अगर आई को डिफाइन करना हो तो अभी तक तो आप लोगों ने क्लास 10th में चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी लिखा था, अब हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो एक तरीका तो ये हो गया चार्ज अपॉन टाइम, ये हो जाएगा एवरेज करंट, ठीक है। करंट भी दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज, भाई करंट कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज एवरेज करंट, और इसी का एक फॉर्मूला अगर चेंज हो रहा हो करंट लगातार तो वी कैन राइट डी क्यू बाई डी टी। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्लास 10th वाली चीज़ें। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज नहीं करंट की, एम्पियर, ठीक है। और एक एम्पियर का मतलब होता है जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में किसी पॉइंट से निकल के चला जाए। वर्ड याद रखना, किसी एक पॉइंट से, हमने एरिया वगैरह से मतलब नहीं है। यानी कि अगर दो वायर हैं, ठीक है, एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है, दोनों में ही क्यू चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में, तो दोनों ही सेम करंट कैरी कर रहे हैं। अब हीट वगैरह से मतलब नहीं है हमें क्या बन रही, लेकिन दोनों में ही करंट सेम होगा। एरिया से मतलब अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर सेम करंट सेम चार्ज जाएगा सेम टाइम में तो हम इसको बोलेंगे सेम करंट, राइट। अच्छा, तो भाई एक चीज़ और हमको याद रखनी है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, और चार्ज भी स्केलर है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम एक पॉइंट और लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट होता है वैसे, या कुछ जगहों पे ट्रेडिशनल करंट भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी लिखेंगे। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्शन की बात करी है, वहाँ आप लिख रहे हो स्केलर है। तो हाँ बिल्कुल, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लग सकते हैं, बट इन रियलिटी ये एक्चुअली सही बात है कि चार्ज करंट जो है वो स्केलर है। क्यों स्केलर है? देखो, आप लोगों को 11th का वेक्टर्स याद होगा, किसी को नहीं याद होता है पर मान लेते हैं याद होगा, कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाती है जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। ये सबसे बेकार डेफिनेशन है। अच्छी डेफिनेशन क्या है? वेक्टर वो होते हैं जो एडिशन के दौरान या सब्ट्रैक्शन के दौरान वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। वो ट्रायंगल वाला याद है ना, ऐसे करके होता था। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई अगर हम लोग बात करते हैं करंट की, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे जब ऐड करते थे आप लोग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट निकालते थे ना, जिसमें 90 डिग्री रखने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचता था, अगर आपको याद हो तो।
2a भी नहीं बचता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचता था। ठीक है, तो टेक्निकली देखें अगर यहाँ से दो करंट आ रहे हैं 90 डिग्री पे, 3 एम्पियर का, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक 4 एम्पियर का, अगर ये 90 डिग्री पे आ रहे हैं और यहाँ से करंट जा रहा है I, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से 3 और 4 का वेक्टर सम जो 90 डिग्री पे आएगा, तो I होना चाहिए I स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होना चाहिए I इक्वल्स रूट 25 या फिर 5 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको एक वायर है, उसको हम ऐसे आपको छुआते हैं, आपको करंट लगता है, अगर हम घुमा के ऐसे लाएं और फिर छुआएं तो क्या करंट चेंज हो जाएगा? नहीं, करंट चेंज नहीं होगा। यानी करंट में डायरेक्शन भले ही हमने बता दिया कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन इस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कराती है। ठीक है, तो जल्दी से, ये तो खैर नोट करने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग करंट डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब आप सबको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं, ये वो डेंसिटी नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, बचा कुचा दिमाग जब पबजी आ जाएगा तो उसमें आप लोग का लगने लग जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी को हम दिखाते हैं जे से। कहीं कहीं पे स्मॉल जे से मिलेगा, कहीं कहीं पे कैपिटल जे से मिलेगा। तो मैं स्मॉल जे से दिखा देता हूं। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जल्दी से डेफिनेशन नोट करो। अच्छा, एक चीज और याद रखना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और याद रखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना I/A, ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही लगता है। जब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो तभी लगेगा। ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, ऐसे टेपर्ड वाला बर्नौली थ्योरम में जो आपने ऐसे बनाया था ना, वैसा टाइप का नहीं होगा कि टेपर्ड है ऐसे, इसमें नहीं लगेगा। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो है वो करंट जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर कोई एक वायर है, उसका एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, तो करंट जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर ही फ्लो करना चाहिए। बहुत डिटेल की बातें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इन केस कभी ऐसा आ जाए कि ये क्यों नहीं वैलिड है या यहाँ पे वैलिड है तो क्यों है, तो बस वो आपको पता होना चाहिए। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वेक्टर है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे भी आपको मैंने बताया भी है मैथ्स में, वेक्टर इज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है वो मैथमेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर, वही जो गॉस थ्योरम में पढ़ा था ना, ऐसे एरिया वेक्टर बाहर को होता है, वही डायरेक्शन करंट की हो जाएगी। एक्चुअल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, करंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड A। एक्चुअल ये होता है जिससे हमने वो निकाला है, बट ठीक है, अभी हम लोग के ये सिलेबस का नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग डालेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग होगी, सबसे पहले तो देखो, एक हेडिंग डालने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं। एक मेटल में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो बहुत तेज़ स्पीड पे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि गेस करो किस स्पीड पे चलते हैं, तो आप कहोगे, या तो एकदम ही आप वाहियात आंसर दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं, या आप एकदम ही दूसरे एंड का वाहियात आंसर दोगे कि बहुत धीमे चलते हैं। एक्चुअल में बताता हूँ आपको, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो भाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। तो इस तरह से समझो कि जैसे गैसियस एटम्स होते हैं ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स होते हैं ना, फ्री एकदम मूव कर रहे हैं बस अपना, वैसे ही ये होते हैं। जो नए नए लोग जो रेसिस्ट बाइक मतलब जो रेसिंग वाली बाइक होती है, वो वाली रेसिस्ट नहीं, ठीक है, वो बाइक खरीद लेते हैं, बहुत तेज़ स्पीड पे चलते हैं, वही। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हैं वो अराउंड इस स्पीड पे चलते हैं, नियर अबाउट ये स्पीड। अब ये मत कहना सर हमने तो देखा आपने 10⁵ लिखा था, उसमें 9.99 इंटू 10⁴ लिखा हुआ था, तो दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉमन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन एक अगर हम लोग वायर का क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, ये एक वायर का छोटा सा एक सेक्शन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अभी हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, पर इतना छोटा होता है कि हम दिखा नहीं सकते। तो देखो ओवरऑल जो है, गॉसियन लॉ आपको याद होगा, याद कुछ भी नहीं होगा आपको, गॉसियन लॉ कहता है, गॉस का एक लॉ था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं, लॉ ऑफ एरर में, हाँ एरर में भी गॉसियन लॉ मैंने बताया था, शायद आपको ना याद हो। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, नेट करंट जो है ओवरऑल सिग्मा आई जो होगा वो 0 होगा। भाई आप कोई मेटल रखा हुआ है, उसको ऐसे, ये मेटल का बना हुआ है हमारा बोर्ड, ठीक है, हम इसको अगर यहाँ पे टच करते हैं तो ये मेटल का बोर्ड, ये वाला पार्ट है इसका कॉर्नर, तो इसमें तो हमको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, ओवरऑल इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है, यानी कि देयर इज नो ओवरऑल करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन, हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो यस देयर माइट बी सम करंट, मैक्रोस्कोपिकली देयर इज नो करंट, ठीक है। तो ओवरऑल ये मूव नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं इनको कुछ ऐसा कर दूं कि एक बैटरी लगा दूं ड्यूरासेल की, बहुत महंगी आती है, 30-40 रुपए का एक आता है, पता भी नहीं इतना महंगा आता है, कभी खरीदा नहीं लाइफ में। अभी कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, राइट, लेकिन अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, इस की को क्लोज कर दूं, तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना कैसे मूव करेंगे, तो सबके डायरेक्शन पूरा ही हटा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस जाता है ना, माइनस चार्ज माइनस से प्लस जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो वीडियो ऑन भी किया, मैं देख लूँ एक बार, हो चुका है सर, हाँ वीडियो चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। कभी कभी हो जाता है कि 10-10, 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है, हम पढ़ा देते हैं, फिर याद आता है रिकॉर्डिंग नहीं की, कई बार याद आता है कि माइक नहीं लगाया, कई बार याद आता है कि फ़ोन ही नहीं अनलॉक किया है ना, तो हो जाता है। शादीशुदा आदमी की यही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, यार ये चीज़ चल नहीं होनी चाहिए, को पहले सही कर लें फिर पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइन में थोड़ी ना मूव करेंगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि टर्बुलेंट फ्लो और आपने लैमिनर फ्लो पढ़ा था, कुछ भी नहीं याद होगा, ठीक है। ऐसे समझो बहुत सारे वो कंचे आते हैं ना, मार्बल्स छोटे वाले या पिंग पोंग बॉल्स हैं, और एक बड़े से टनल में रखी हुई हैं, बड़ा टनल मतलब हमारे हाथ में आ रहा है वो टनल। अगर हम टनल को ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, हाइट डिफरेंस प्रोवाइड कर दें, तो सारे बॉल मूव तो ए से बी जाएंगे, ऊपर हायर हाइट से लोअर हाइट जाएंगे, लेकिन आपस में भी भिड़ेंगे। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन सीधे ना जाके एक दूसरे को, भाई बहुत पास पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो देखो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पाथ इनका चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी जाने की जगह, जा तो अभी भी वो ए से बी रहा है, लेकिन कुछ अपना पाथ इधर उधर ऊपर नीचे करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पाथ में हमको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मीन फ्री पाथ। देखो ये तीन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हैं, एक जैसी हैं, एनालॉजी है काफ़ी इनमें।
तो हेडिंग डालेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ, और एक इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कितने कोलिजन कर रहा है। मीन फ्री पाथ का मतलब ये है, नंबर ऑफ कोलिजन नहीं, बट 2 कोलिजन। भाई एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्सक्यूज मी, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ए से बी के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन से भिड़ा मतलब इन्फ्लुएंस में आया। तो हम लोग जो बोलेंगे वो होगा मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन, द एवरेज डिस्टेंस traveled by an electron, the average distance traveled by an electron between 2 successive collisions, the average distance traveled by an electron between 2 successive collisions। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n टाइम्स टकराया। पहले कोलिजन में x डिस्टेंस चला, x1 चला, दूसरे कोलिजन में x2 चला, तीसरे में x3, और ऐसे करते करते n कोलिजन्स में xn चला। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। इस पूरे को डिवाइड कितने से करेंगे? n से। ऐसे निकालते हैं मीन फ्री पाथ। कॉमन सेंस, मीन फ्री पाथ है, डिस्टेंस है, मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग शो करते हैं, इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है लैम्डा से, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो अगर नहीं किया हो तो। हाँ भाई, मीन फ्री पाथ हो गया। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स तो हम लाइफ में कर ही नहीं पा रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, वही टॉर्क वाला टाउ। प्राचीन काल में आप लोगों ने टाउ पढ़ा था, टॉर्क एक चीज़ होती है, तो ये वही टाउ है। ठीक है, हरियाणा साइड में बहुत सारे लोगों को टाउ कहा जाता है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलैक्सेशन टाइम की। यही पूरी बकवास लिखनी है। यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस लिखा है, ठीक है, वहाँ क्या लिखेंगे? द एवरेज टाइम इंटरवल। तो यहाँ लिखेंगे the average time interval between 2 successive collisions। ठीक है, the average time interval between 2 successive collision। अब ये मत पूछना कि सर ये वाले टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड ही होगी ना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। तो इसको जल्दी से नोट करो, बहुत सिंपल, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। और तीसरा जो पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी रेस करी हो, या वो फास्ट एंड द फ्यूरियस की सलमान खान के बाद वही मूवी आती है जिसने फिजिक्स की बैंड बजाई है, साउथ की मूवी तो अलग ही कैटेगरी की है। अगर आपने कभी वो ड्रिफ्ट वगैरह सुना हो क्या होता है ना, अगर आपने कभी रेस करी हो, इफ़ यू आर अ रेसिस्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे पता नहीं क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हेडिंग डाल लें तो मैं भूल जाता हूँ। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, देखो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है ना, व्हेन यू प्रोवाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सेलरेटेड। ठीक है, वो सीधा एक्सेलरेट नहीं हो जाते, बहुत कह सकते हो लगातार एक्सेलरेट नहीं होते, बट एक ड्रिफ्ट करते हैं। जैसे आप लोग मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कैरम कभी खेला हो आप लोगों ने, असली वाला, मोबाइल वाला नहीं, वो बेवकूफ़ लोग खेलते हैं। तो अगर आप लोग असली वाले कैरम में आपने कभी ऐसे जो गोटी होती उसको ऐसे मारते हो ना स्ट्राइकर से, तो वो स्ट्राइकर टकराने के बाद जो उसको एक ड्रिफ्ट कर देता है वेलोसिटी से, ठीक है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन along the length ऑफ अ कंडक्टर, वायर भी लिख सकते हो। ठीक है,
बहुत कम होती है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। फिर कहोगे सर ये तो बहुत ही वाहियात सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम मूव करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अगर एक वायर है तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही मूव करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं। जैसे अगर एक ट्यूब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसको हम ऐसे टेढ़ा करते हैं तो यहाँ वाला पानी भी उसी समय मूव करेगा जब यहाँ वाला पानी करेगा, ठीक है। और सिमिलर चीज़ होती है। एक और इसका एनालॉजी है, वो भी आप समझ सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने का। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे थे तो उनकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि ओवरऑल तो कोई करंट है नहीं, तो कहीं मूव करके जा तो रहे नहीं, अभी वो भी पूरा मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है, आप ऐसे समझो, इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड अ लॉट? लेट मी कंपेयर नाउ। अब मैं कहूँ अगर आपसे इज 7 आवर्स अ लॉट, तो टू स्टडी फिजिक्स यस कह सकते हो, बट टू प्ले वो पबजी मोबाइल, जानबूझ के मोबाइल बोल रहे हैं, तो पबजी खेलने के लिए 7 आवर्स इज टू लेस, ठीक है। या मैं कहता हूं कि आर 2 आवर्स एनफ, तो गोइंग ऑन अ डेट विद अ ब्यूटीफुल वुमन, नो। गोइंग ऑन अ ट्रिप विद योर रिलेटिव्स, यस। तो कंपेयर करना पड़ता है। यहां जो फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना ही सा गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंपेयर करो इलेक्ट्रॉन के साइज से तो इट इज टू क्विक, इट इज नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके साइज से कंपेयर करने पे मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, 20 मीटर पर सेकेंड होती है। मेरी अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन एक रॉकेट जो आउटर स्पेस में जा रहा हो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड होगी तो रॉकेट ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा, जैसे पाकिस्तान में गिरता है, ठीक है, वहाँ उतना ही नहीं पहुँच पाता है। तो जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, है ना, फिर हम लोग इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। चलो भाई डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो देखो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहले ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 थी, मेटल रखा रखा चला जाएगा नहीं कहीं, है ना, तो हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी यानी u1 प्लस u2, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है, प्लस u3 प्लस अप टू ले जाते हैं इसको un तक डिवाइडेड बाई n, ये था 0। ध्यान से समझना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज 0, नहीं तो मेटल रखे रखे चला जाता ना। अरे भाई तुम कहोगे नहीं सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे वो जब एवेंजर वाली मूवी देखी थी ना, एंड गेम, सबने इन्फिनिटी वॉर, तो कह दो कि थैनोस ने आधे लोगों को मार दिया, लेकिन अगर पॉपुलेशन ऑड नंबर होती तो थैनोस ही मार जाता, तो बड़ा समझ ना, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात है। वैसे ही यहाँ पर एक दुक्का इधर चला भी गया तो ओवरऑल थोड़ी ना कोई इफेक्ट पड़ा है, तो हम इतना मान लेते हैं पहले तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को भाई जब हमने उसको ऐसे इम्पार्ट करते ना, उसमें अभी जो गोटी वाला एग्जाम्पल दिया था, तब स्टार्टिंग में कुछ तो एक्सेलरेशन हम देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m, ठीक है। यहाँ पे फोर्स है F और मास है m, ठीक है। इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, बहुत सिंपल। अच्छा, और फोर्स का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, सब पीछे का पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। F इक्वल्स EQ पढ़ा है आपने, ये पढ़ा होगा, E इक्वल्स F/Q, ठीक है। यहां से F की वैल्यू निकाल लेते हैं, चार्ज ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो स्मॉल e हो गया चार्ज और कैपिटल E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया E स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, ठीक है। यहां से निकाला है, F की जगह EQ लिख सकते हैं, Q की वैल्यू होती है E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो जल्दी से पहले इसको समझो, नोट करो, और इसके बाद हम लोग हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए V इक्वल्स U प्लस 80 न्यूटन, यहां भी घुस गया आके, ये इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम हम चले थे उसको हम कौन से लेटर से दिखा रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, टाउ से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे,
टाइम तो वेक्टर नहीं होता है ना, काश होता, मज़ा आ जाता। ऐसे दौड़ना है, टाइम तेज चल रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, धीमा चल रहा। खैर फालतू बात है। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 u1 हो गया, a और टाउ 1 हो गया। भैया सबके लिए एक्सेलरेशन तो बराबर होगा, क्योंकि a का फॉर्मूला E/m। हर इलेक्ट्रॉन का मास बराबर, कोई भेदभाव नहीं। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर, कोई भेदभाव नहीं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई हुई है, बहुत सिंपल। ऐसे ही v2 इक्वल्स u2, आप वेक्टर ना भी लगाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस a टाउ 2 दूसरे वाले के लिए। देख लेते हैं पूरा दिख रहा है कि नहीं है। हाँ पूरा दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग n तक ले जाएं इसको, ठीक है, तो Vn nth इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल्स Un प्लस a, एक्सेलेरेशन इसके लिए भी सेम होगा, टाउ n। ठीक है, बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी लिखा था ना हमने, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहां लिख लेते हैं, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो एवरेज वेलोसिटी को हम vd से दिखा दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस अप टू Vn होल डिवाइडेड बाई n। और v1 v2 v3 सबकी वैल्यू रखते चलो, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3। ऐसे ही a टाउ 1 प्लस a टाउ 2, भाई u वाले एक तरफ ले आओ, a टाउ वाले एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। v1 की जगह हमने क्या लिखना था, u1 प्लस a टाउ 1, u1 प्लस a टाउ 1, v2 की जगह u2 प्लस a टाउ 2। ठीक है, ऐसे ही अप टू un प्लस a टाउ n। और ये पूरा डिवाइड था n से, ध्यान से देखो। अरे मैथमेटिक्स से कुछ भी कठिन नहीं, हालांकि मैथमेटिक्स ही कठिन है कभी कभी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी ये हो जाएगी, ध्यान देना यार, ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, प्लस ही तो है सब कुछ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2 प्लस 2, ब्रैकेट में 3 प्लस 2, उसमें ऐड करो 2, आंसर वही आएगा जो 3 प्लस 2 प्लस 2 में आता है, यानी कि 7। यहाँ 7 नहीं आएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, एक बार ज़्यादा लिख दिया कोई बात नहीं, अपॉन n। ठीक है, पहले u वाले लिख लिए। अरे भैया देखना, 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 4/2, या 3 प्लस 1/2 को हम 3/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना, वही मैथ लगाइए। देखो ध्यान से, कुछ भी कठिन नहीं, 4th 5th के बच्चे भी कर लें। तो ऐसा कोई कहे मेरे अलावा तो उसको घुमा के 2 लगा देना। ठीक, प्लस a कॉमन आ गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n, खुद से करते चलो आपको समझ में आ जाएगा, अपॉन n। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल। अच्छा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n, ये वैल्यू आपने अगर कहीं देखी हो लाइफ में, कहीं पे देखी हो तो वो 0 होती है। तो vd में ये तो हो गया 0 प्लस a। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या थी, द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। यहाँ पे एवरेज, अरे टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn अपॉन n, तो ये भी तो वही दिख रहा है, t1 प्लस t2, टाउ से दिखा दिया, क्या फर्क है। तो ये हो जाएगा a टाउ 0 प्लस a टाउ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, vd इक्वल्स a टाउ, और a की वैल्यू यहां से इस वाली वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि f निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फिर भी आसान है, ऐसा लोगों को लगता है। तो vd, बहुत ही बुरा v ऑन स्टेरॉइड लग रहा था, तो vd हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा e टाउ अपॉन m। ठीक है,
वी डी की जगह आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लगाते हैं। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम मतलब एवरेज टाइम इंटरवल। और एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 छोटे बच्चे जानते हैं। तो ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। कॉमन सेंस हम यहीं से समझ पा रहे हैं कि घूम फिर के ये ओम्स लॉ की तरफ जा रहा है। अभी गया नहीं, जा रहा है, ले जाएंगे। और ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ठीक है, एक और शैतान आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो भाई जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो। पॉज करो, नोट करो भाई। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो बैक करके कर लो, बहुत आसान है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन निकालते हैं। ध्यान से समझना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिश्ता। कभी कभी हिंदी भूल जाते हैं यार, आई होप सही लिखो। इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। हमें पता है I होता है Q अपॉन T और Q होता है NE अपॉन T। Q की जगह NE लिख सकते हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब आप बचपन में छोटे थे तब मैंने पढ़ाया था, एक 10th में पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन पे NE चार्ज, वही Q की वैल्यू NE रख दी हमने। ठीक है, प्लस माइनस दिखाने का कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है उससे मतलब नहीं, पर हाँ इलेक्ट्रॉन हैं, मूव कर रहे हैं। तो Q इक्वल NE। चेक कर लो भाई, कहीं फिर से तो भूल नहीं गया। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना बड़ा बुरा लगता मुझे। कई बार ऐसा होता है ना, बीच में पॉज करने की जगह स्टॉप कर देते हैं, हो जाता है। तो Q इक्वल्स NE अपॉन T। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से देखना। अगर हम मान लें, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ स्मॉल n इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम माना है, ये है स्मॉल n, तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू n। ध्यान से देखो, वॉल्यूम इंटू n। अच्छा, मैं ज़रा यहां पे एक वायर बना भी देता हूं जिसका एरिया कांस्टेंट मान लेते हैं a। बहुत ही वाहियात लग रहा है पर मान लेते हैं। लेंथ है l, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है vd, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है कैपिटल E। इस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के उल्टा जाएंगे ना। ठीक है, ध्यान से देखना आप, हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। देखो ज़्यादातर बुक्स में इस तरीके से नहीं है, पर एक बार में हो सकता है समझना है तो हमने ऐसे लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था कैपिटल N। अब कहोगे सर हम डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हर क्यूबिक मीटर में लेट अस से 10 की पावर 28 मान लेते हैं, रैंडम वैल्यू हो सकता है, सही हो, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं मान लेते हैं, तो आधे मीटर क्यूब में कितने होंगे? या तो आप गिनो बैठ के 1 2 3 4 5, या आपको पता है 1 मीटर क्यूब में इतने और यूनिफॉर्म होते हैं तो आधे मीटर क्यूब में इतने। बहुत आसान। तो भाई लेंथ का फॉर्मूला, अब ध्यान से देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन टी टाइम, जितने टाइम, या एक करंट का मतलब क्या होता है, यहां से यहां टी टाइम में क्यों चार्ज गया, तो टी टाइम में वीडी स्पीड से एल डिस्टेंस कवर किया, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं एल की वैल्यू वीडी इंटू टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैं लिख रहा हूं, सही होगी, चेक कर लेना फिर भी। और एल को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ध्यान से देखना, कैपिटल एन की वैल्यू बनेगी ए वी डी टी इंटू एन। ठीक है, एन ए वी डी इंटू टी, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये
n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू उठाई और ऐसे डिंग 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 गए यहाँ पे रख दी, तो i का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, n की जगह ये पूरा आ गया, तो n a v d t इंटू ई अपॉन टी, टी और टी दुश्मन थे, तो I का फॉर्मूला आ गया एन ई ए वी डी, और सारे सिंबल्स आपको पता है क्या है, I है करंट, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, A है क्रॉस सेक्शन एरिया और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक हमको रिलेशन मिल गया। अगर हम पूछें आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे I अपॉन एन ई ए, आई हो जाएगा एम्पियर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब का इनवर्स इंटू कूलम इंटू एम्पियर, ये तो मीटर, ये तो वो होगा ना, हाँ ऊपर एम्पियर है नीचे मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे बस ऐसे निकाल लेंगे चीचा लेकर, कॉमन सेंस लगाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इतनी मेहनत नहीं करनी, राइट। तो जल्दी से ये पूरा नोट कर लो। इसके बाद बस एक छोटा सा 2 लाइन का इसी में आगे डेरिवेशन है, वो और कर लेंगे एंड देन वी विल फिनिश ऑफ टुडेज क्लास। अब कर लिया होगा अब तक तुम लोगों ने, नहीं किया तो पॉज कर लो फिर कर लो। ध्यान से देखना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, I अपॉन ए होता है, जब छोटे थे बचपन में कुछ मिनट पहले, तो J इक्वल्स I अपॉन ए में I की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ध्यान से देखना, एन ई ए वी डी, ये V के सब्सक्रिप्ट में D है, याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ए ने A को मार दिया, क्या बचा, J का फॉर्मूला हो जाएगा I अपॉन ए विच इज एन ई वी डी। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और हमें पता है J एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ करंट डेंसिटी जो कि करंट के डायरेक्शन में होती है, और VD भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो करंट के उल्टा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट उसका उल्टा जाएगा ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें, यहाँ लिख देता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, यही बकवास मतलब यही काम की चीज़, J हो जाएगी माइनस एन ई वी डी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे भी वेक्टर लगेगा और इसके ऊपर भी वेक्टर लगेगा। माइनस साइन क्या दिखाता है कि जिस तरफ करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट जाएंगे, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कन्वेंशन ही यही मानी है कि कन्वेंशनल करंट होता ही ये है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे, पॉज करके आराम से नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह, कंडक्टेंस सब पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वन।